नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो मैथ के अंदर हमारा टेस्ट हुआ था, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनका हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निखिलम विधि से 308 का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। निखिलम विधि से हम यदि 308 का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास में संख्या है, कोई संख्या है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग, और करना किससे है, निखिलम विधि से। तो इसका सूत्र क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि ये जो 308 है, इसमें आधार के साथ साथ में एक चीज़ और है, क्या है, उपाधार। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, उपाधार भी यूज होगा। तो उपाधार कोष्टक, फिर हम क्या लेते हैं, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक विचलन का वर्ग, यही करते हैं। सेम वही चीज है जैसे हम निखिलम विधि से गुणा करते हैं, उसमें क्या करते हैं, संख्या प्लस विचलन, विचलन कोई दूसरा लेते हैं, यानी जो संख्या लेते हैं उसके सामने वाला विचलन नहीं लेते हैं, और लास्ट में करते हैं विचलन इंटू विचलन। अब यहाँ पे विचलन सेम ही है, क्योंकि 308 इंटू 308 करेंगे तो विचलन क्या रहना है, 8 ही रहना है। अतः हम यहाँ पे क्या कर देंगे, विचलन का स्क्वायर। और ये उपाधार क्यों आया, क्योंकि यदि आधार हम 100 लेते हैं तो यहाँ पर उपाधार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि है, उपाधार निखिलम विधि। अब इसके अंदर हमारा आधार क्या है, आधार हमारा है 100 और उपाधार क्या है, उपाधार हमारा है 3। बस संख्या हमारे पास में है 308, उपाधार हमारे पास में है कितना, 3। संख्या की जगह 308, विचलन की जगह क्या मिलेगा, 8, और विचलन का स्क्वायर 8 इंटू 8, बस यहाँ पे लिख देंगे। संख्या कितनी है, 308, तो 308 का वर्ग किसके बराबर होगा, उपाधार लिखेंगे क्या आ जाएगा, 3, संख्या 308, विचलन हो जाएगा प्लस का 8, ऑब्लिक 8 का स्क्वायर। तो 308 का वर्ग किसके बराबर होगा, 3, 308 में 8 जोड़ेंगे तो 316, ऑब्लिक 8 × 64। 316 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 3 और 1 4, 3 3 9, ऑब्लिक 64। अब हमारा आधार कितना था, आधार हमारा था 100, मतलब यहाँ से 2 अंक लेंगे, और 2 अंक लेंगे तो यहाँ से कुछ अलग करने की आवश्यकता है नहीं, जैसा है वैसा ही ले लेंगे। 9 4 8 6 और 4, ये हमारा क्या होगा, 308 का वर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक विधि से समीकरण 3x + 4 बटा 6x + 7 बराबर x + 1 बटा 2x + 3 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक विधि है उसमें सूत्र शून्य सामुच्चय के 6 अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसमें हम कौन सा अनुप्रयोग लगा सकते हैं। तो देखो, 3x + 4 और 6x + 7, और इधर है x + 1 और 2x + 3। अब यदि हम इनको जोड़े कि 3x में क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, और 4 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, यानी इस ऊपर वाले पूरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। 3x + 4 + x + 1, हमें क्या मिल रहा है, 4x + 5। अब इसको जोड़ते हैं, 6x + 7 और 2x + 3, ये हो जाएगा 6 और 2 8x, और प्लस 7 और 3 10। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो बच जाएगा 4x + 5, यानी ये और ये क्या हो रहा है, इक्वल, और समीकरण किस में आ रहा है, 1:2 में आ रहा है। यानी इसके अंशों का योग और हरों का योग एक दूसरे में क्या है, अनुपात में है, 1:2 में उपस्थित है। अतः कौन सा अनुप्रयोग होगा, सूत्र शून्य सामुच्चय का 6वां अनुप्रयोग, कि यदि अंशों का योग और हरों का योग एक निश्चित अनुपात में हो, या अंशों का अंतर या हरों का अंतर एक निश्चित अनुपात में हो, तब क्या करते हैं, उनके योग के बराबर 0 लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये दर्शाएंगे कि इनका जो योग है वो किस प्रकार है, अनुपात में है। तो देखो, अंशों का
योग 3x + 4 + x + 1 कितना हो जाएगा 4x + 5। अब हरों का योग 6x + 7 + 2x + 3 ये हो जाएगा 8x + 10। अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 4x + 5। यहाँ स्पष्ट है कि अंशों व हरों के योग का हरों का योग निश्चित अनुपात में है, निश्चित अनुपात में है। अतः सूत्र शून्य सामुच्चय के षष्ठ अनुप्रयोग द्वारा किसी भी योग के बराबर शून्य रखने पर। अब आप दोनों में से कोई सा भी योग ले सकते हो, आप 8x + 10 भी ले सकते हो, आप 4x + 5 भी ले सकते हो। दोनों में से 1 के बराबर आप क्या रख दोगे 0, यानी 4x + 5 = 0। तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो इस प्रकार निकल जाएगी x की वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है जहां p व q धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये √p और √q है हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इन्हें मान लेंगे क्या ये एक परिमेय संख्या है। माना √p + √q एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं, अतः √p + √q बराबर क्या लिख सकते हैं a/b। और यहाँ पर a और b क्या होगा, जहाँ a व b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b ऐसे पूर्णांक है कि इसके अंदर समान गुणनखंड उपस्थित नहीं है, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें एक संख्या को अंडरूट में रखना है और दूसरी का अंडरूट गायब करना है। यदि हम इन दोनों को इधर ही रखते हैं और यहाँ से इसका होल स्क्वायर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2ab आएगा उसमें √p भी आएगा और √q भी आएगा। इसलिए हम एक संख्या को चाहे तो √p को उधर भेज दो, चाहे √q को उधर भेज दो, a को दूसरी साइड भेज दो। तो पक्षांतरण जब करेंगे तो √p बराबर हमें क्या मिल जाएगा a/b - √q। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा √p क्या स्क्वायर यानी p, या एक बार लिख देते हैं √p का स्क्वायर a/b - √q का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा p, यहाँ पे हो जाएगा a²/b² और प्लस का q और माइनस का हो जाएगा 2। ये तो हो गया a और ये हो गया b। अब हमें जो ये अंडरूट का q है इसको तो एक और रखना है और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है। तो ये देखो इधर किसका है माइनस का, इसको मैं ले आता हूँ इधर, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये इधर किसका है प्लस का, इसको उधर भेज देंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 2a/b √q बराबर a² प्लस q और माइनस हो जाएगा p। b² को एलसीएम ले सकते हैं, 2a/b √q बराबर
ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। और ये 2ab रूट क्यू के किस में है, गुणा में है, तो दूसरी साइड किस में जाएंगे, भाग में, और वापस गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उल्टे। यानी रूट क्यू बराबर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर गुणा, इसको गुणा कर रहे हैं तो वापस हो जाएगा ये उल्टा। यानी ये जो 2a है ये नीचे आ जाएगा और b चला जाएगा ऊपर, b बट्टा 2a। यहाँ b से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमारे पास में क्या बचा, अंडरूट q बराबर, अंडरूट q बराबर ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, और इसके गुणा में है कुछ नहीं है, बट्टा नीचे हो गए 2a और b, 2a और b। अब इन सारी संख्याओं में देखो, कहीं पर भी आपको कोई भी संख्या अंडरूट में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ ये कह रहा है कि a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b में कोई भी ऐसा गुणनखंड उपस्थित नहीं है जो दोनों में है, अतः ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो रूट क्यू भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट क्यू भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि इसका विरोधाभास है कि रूट क्यू एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। आई समझ में, भाई यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है किसका, कि रूट क्यू एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अंडरूट लगा हुआ है और रूट क्यू एक क्या, धनात्मक पूर्णांक है, अतः यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूरी की पूरी परिकल्पना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और रूट p प्लस रूट क्यू क्या हो जाएगी, एक ए परिमेय संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ ए व बी सह अभाज्य पूर्णांक है, अतः ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा 2ab एक परिमेय संख्या होगी। तो रूट क्यू भी एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। भाई यहाँ पे विरोधाभास किसका है, कि रूट क्यू एक ए परिमेय संख्या, इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। रूट p प्लस रूट क्यू एक ए परिमेय संख्या है, इति सीधा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्व योग विधि से 20, 86, 66, 24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस संख्या में अंक कितने हैं, यदि इधर से 2 2 के जोड़े बनाए तो 2 2 2 और 2, यानी 2 2 के जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं। इसमें खंड कितने बनते हैं, खंड बनते हैं टोटल 3 बनते हैं। तो सबसे पहले 3 खंड बना लेते हैं, 1 2 और ये हो जाएगा 3। तो सबसे पहले देखो दूसरे खंड में यहाँ से हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और जहाँ तक जोड़े बनते हैं वहाँ तक बनाते हैं, और पीछे जो बचता है वो कहाँ आता है, इसमें। जैसे यहाँ पर ये एक ही अंक होता है, ये इतना ही, तब यहाँ तक तो 2 2 के जोड़े कंप्लीट बन गए। अब ये बच गया तो यहाँ पे क्या आता, केवल 0। लेकिन इसके साथ में हमारे पास में और क्या है, 2 भी है, तो ये पूरा का पूरा जोड़ा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 20। अब बाकी की संख्याएं आ जाएगी आगे, 8 6 6 6 2 और 4। तो ये खंड हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा द्वितीय खंड है, यानी हमारा जो दूसरा खंड है, इसमें जो ये संख्या है इसको चेक करना है कि ये किसके वर्ग से अधिक है या किसके वर्ग से कम है।
और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसके साथ साथ में इसकी क्रिया विधि भी लिखनी होती है। यदि हम साथ में क्रिया विधि नहीं लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संख्या 20, 86, 66 और 24 को उचित ढंग से लिखा। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको उचित ढंग से लिखा 2 नंबर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 20 को चेक कि ये किसके वर्ग से अधिक है और किसके वर्ग से कम है। तो जो ये 20 है ये किसके वर्ग से कम है या किसके वर्ग से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है किसके वर्ग से, 4 के वर्ग से, और कम है किसके वर्ग से, 5 के वर्ग से। अतः द्वितीय खंड में भाई ये कम है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 20 से क्या है कम है, और 5 का स्क्वायर 25 क्या हो जाता है ज़्यादा। तो हम लेंगे क्या, ये 4 ही तो लेंगे। अतः 4 स्क्वायर 20, 5 स्क्वायर, ये स्थिति बन रही है। अतः द्वितीय खंड में 4 उत्तर लेंगे। द्वितीय खंड में क्या लेंगे 4, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 4। अब जो ये हमारा पहला खंड है इसमें क्या लिखना है, जब ये अंक आता है तब पता चलता है कि इसमें हमें क्या लिखना है। पहले खंड में 4 × 2 = 8 लिखने पर, भाई हमेशा ही होता है कि यहाँ पर जो भी मिलता है उसका दुगुना हम क्या लिख देते हैं, पहले खंड में लिख देते हैं। अब 8 हमारा क्या हो गया, भागफल, यानी हम 8 का भाग देते जाएंगे। और फिर नाम इसमें क्या आ रहा है, द्वंद्व, यानी इनको जो संशोधित करेंगे संख्याओं को वो यहाँ पे आने वाली संख्याओं का द्वंद्व करके ही करेंगे। तो सबसे पहले देखो 8 का भाग देते हैं। 8 का भाग किस में देंगे, भाई यहाँ से हमने 16 माइनस किए, 20 में से कितने माइनस किए, 16 माइनस किए, 20 माइनस 16, तो शेष फल कितने बच गए 4। तो हमारा जो नया भाज्य होगा वो कितना हो जाएगा, नया भाज्य यहां पे लिख दो 4, कितना हो जाएगा 48, हो गया नया भाज्य। अब जब पहला ये यहाँ पे स्टेप है, जैसे ये 48 सबसे पहले आया इस लाइन के बाद में सबसे पहले, तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि हमें जिसके द्वारा संशोधित करना है वो यहाँ पे होता है और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। यहाँ का जो पहला अक्षर आएगा उसके आने के तुरंत बाद यहाँ से संशोधित करना शुरू कर देंगे। अब 48 में 8 का क्या देंगे, भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो हमने क्या किया, 48 भाग 8, भागफल कितना आए 6, और शेषफल कितना आए 0। तो भागफल और शेषफल लिख देंगे, भागफल 6 लिख दिए, शेषफल क्या लिख दिया 0। अब हमारा नया भाज्य क्या आ गया 0, 6। नया भाज्य में क्या मिल गया 0, 6, नया भाज्य 0, 6। अब हम इसको करेंगे संशोधित, क्योंकि हमारे पास में द्वंद्व का अंक मौजूद है 6, यानी ये जो 0, 6 आया इसमें से घटाएंगे 6 का द्वंद्व, और आपको पता है 6 का द्वंद्व यानी 6 × 6 कितना होगा 36। तो 6 माइनस 36 बराबर आएंगे माइनस के 30, और अंक जैसे ही ऋणात्मक आता है ऊपर की 2 प्रक्रियाएं क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और वापस की जाती है। जैसे ये 6वीं और 7वीं थी, इनको हम क्या करेंगे वापस करेंगे। 48 में भाग देंगे वापस किसका 8 का, भागफल लेंगे क्या 1 कम, यानी पहले क्या लिया था 6, अब ले लेंगे 5। तो शेषफल क्या बच जाएगा हमारा, पहले 0 था 8 का भाग दे रहे, अब कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें कोई काट छांट नहीं करनी, ये नहीं कि इसको रगड़ दिया या घिस दिया या हटा दिया, वहाँ पे जो है वो यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे हमने प्रक्रियाएं रद्द की है, इनको भी ऐसे ही करना है, ये नहीं कि पूरी लाइन को हटा दिया या
काट दिया। इसको भी क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस करेंगे और नीचे लिख देंगे 5। इसको भी क्रॉस करेंगे और नीचे लिख देंगे 8। अब हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 86। यानी जब प्रक्रिया 7 वापस आई तो नया भाज्य हमें क्या मिल गया, 86। और यदि हम इसको संशोधित करें तो संशोधित भाज्य क्या मिल जाएगा, 86 माइनस, अब द्वंद्व किसका होगा, 5 का। 5 का द्वंद्व कितना होता है, 25। तो बराबर क्या मिलेगा, 86 में से 25 घटाओ, हमें मिल जाएगा 61। यानी हमारा जो संशोधित भाज्य है वो क्या है, 61। यानी अब हमें 61 में क्या देना है, 8 का भाग देना है। तो प्रक्रिया नंबर 8, 61 भाग 8। यदि 61 में 8 का भाग देंगे तो भागफल क्या मिलेगा, 8 संग 48 और 7 अंटा 56, 8 अंटा 64 ज़्यादा हो जाते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 अंटा 56, शेषफल कितने बच जाएंगे, 5। शेषफल बच जाएंगे 5। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। भागफल में क्या लिखेंगे, भागफल में आया 7। शेषफल में क्या लिखेंगे, शेषफल में आया 5। तो हमारा नया भाज्य यहाँ से क्या बन गया, 56 बन गया। तो नए भाज्य में हम क्या लिखेंगे, 56। अब होगी प्रक्रिया नंबर 9। प्रक्रिया नंबर 9 में क्या लिखेंगे कि हमारा जो नया भाज्य हमारे पास में कितना है, नया भाज्य है 56। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होगा, 56 माइनस 57 का द्वंद्व, और 57 का द्वंद्व क्या होगा, 5 7 और 5 7। इसका क्या करेंगे, द्वंद्व। तो 7 पंजो 35 प्लस 35 यानी हो जाएगा 70, और 70 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, माइनस के 14। और माइनस में संख्या जैसे ही आती है प्रक्रियाएं क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो एक तो पीछे जो 8वीं थी वो कैंसिल करेंगे, यानी प्रक्रिया नंबर 8, इसको क्या करेंगे, कैंसिल। और एक प्रक्रिया नंबर जो ये 9 है इसको क्या करेंगे, कैंसिल। और वापस भाग देंगे, किस में भाग देंगे, वापस जो हमारा संशोधित भाज्य आया था भाई, पीछे जैसे हमने यहाँ से निकाला था ना, 86 को संशोधित किया था, किससे किया था, 5 के द्वंद्व से 25 से। और फिर हमारे पास में जो संख्याएं मिली थी शायद 61 मिली थी, उस 61 को हमने क्या किया था, भाग दिया था। 61 भाग 8, हमारे पास में भागफल कितने आए थे, 7, और शेषफल कितने आए थे, 5। भागफल को 1 घटा देंगे, भागफल कितने ले लेंगे, 6। तो यहाँ पे शेषफल कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13। तो यहाँ पे भागफल क्या मिल जाएगा, भागफल नीचे लिखेंगे प्रक्रिया नंबर 8 वापस 61 भाग 8। भागफल में कितने मिल जाएंगे, 6, और शेषफल में कितने मिल जाएंगे, 13 मिल गए। अब हमारे पास में देखो नया भाज्य क्या मिल गया, प्रक्रिया नंबर 9 में नया भाज्य हमें मिल गया 136। अब इसको क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। तो संशोधित करने पर हमें 136 में से घटाना है 5 और 6 का द्वंद्व। 136 माइनस 5 और 6 का द्वंद्व कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 यानी 60। और 136 में से 60 घटाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, और 13 में से 6 जाएंगे 7, यानी बचेगा 76। तो अब हम 76 में क्या देंगे, भाग देंगे। प्रक्रिया नंबर 10, 76 भाग 8। भागफल में क्या मिलेंगे, भागफल मिल जाएंगे 9, 9 72। और शेषफल क्या मिल जाएगा, शेषफल में मिल जाएंगे 4। तो भागफल में क्या लिख देंगे, 9, और शेषफल में क्या लिख देंगे, 4। तो हमारा नया भाज्य क्या हो जाएगा, 46। नया भाज्य क्या हो जाएगा, 46। नया भाज्य 46, और संशोधित भाज्य 46 माइनस, अब क्या करेंगे, 5, 6 और 9 का द्वंद्व घटाएंगे। सबसे पहले हमने 5 का घटाया था, फिर 5 और 6 का घटाया था, अब 5, 6 और 9 का घटाएंगे। 5, 6 और 9, इनका द्वंद्व क्या होता है,
9 पंजो 45 प्लस 45 2 बार प्लस 36 यानी ये होता है। अब यदि इन संख्याओं को देखें तो 45 45 90 90 और 36 यानी 116। 116 घटाएंगे 46 में से तो संख्या किस में आनी है? माइनस में ही आनी है। 6 में से 6 0 और ये 7 किसके आए? माइनस के। अतः ये प्रक्रिया भी क्या होगी? वापस कैंसिल होगी, यानी प्रक्रिया नंबर 10 और प्रक्रिया नंबर 11 क्या होगी? कैंसिल होगी। अब यहाँ पे हमारा किस्मती ऐसा हो गया कि सारों में क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि सभी में क्या होगी? कैंसिल होगी। कैंसिल जब भी होगी जब यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो माइनस में नहीं है तो नहीं हुई। अब प्रक्रिया नंबर 10, 76 में भाग देंगे 8 का, भागफल हमें क्या मिलेंगे? 8 और शेषफल 4 जुड़ जाएंगे। 8 जुड़ जाएंगे 4 में तो कितने हो जाएंगे? 12। वो यहाँ पे लिख देंगे। 9 को काट के कितना लिखना पड़ेगा? 8 और 4 को काट के कितना लिखना पड़ेगा? 12। तो हमारा जो नया भाज्य है वो क्या मिल जाएगा? नया भाज्य। नया भाज्य हमें मिल जाएगा 126। और जब इसको संशोधित करेंगे तो संशोधित भाज्य हमें मिल जाएगा 126 माइनस 5 6 8 का द्वंद्व। 5 6 और 8 का द्वंद्व क्रॉस करेंगे तो 8 पंजो 40 और 6 छंग 36। 40 40 80, 80 और 36 116। 116 ही होंगे। 80 और 36 6 8 9 10 11 116। तो इसका मतलब यहाँ पे 116 नहीं होंगे, 126 होंगे और यहाँ पर 80 बचेंगे। 116 को घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 6 में से 6 0 और 12 में से 11 1, यानी पीछे बच जाएंगे 10। तो हमारा जो संशोधित भाज्य था वो हमें कितना मिल गया? 10। अब देखो 1 2 3 और 4, यानी हमें अंक कितने मिल गए? 4। हमारे जोड़े कितने हैं ऊपर? 1 2 3 और 4। मतलब अब हमारा आंसर आ गया है। अब हमें आगे आंसर में कुछ नहीं लिखना है। अब जितनी भी चीज़ें हमें मिलेगी हम उनको डॉट लगा के संशोधित करते जाएंगे और जितनी बार संशोधित करेंगे उतनी बार यहाँ पे क्या लगाते जाएंगे? 0 लगाते जाएंगे। तो देखो 10 जैसे शेषफल बचा तो 10 को हमने क्या कहाँ लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास में जो ये संख्या हो गई 102, यानी नया भाज्य क्या हो गया? नया भाज्य हमें क्या मिल गया? 102। अब 102 को हम क्या करेंगे? संशोधित करेंगे, क्योंकि ये भाग तो हमें देना ही नहीं है। संशोधित करने पर जब हम इन्हें संशोधित करेंगे तो इसको देखो 5 6 और 8 से कर लिया। अब करेंगे 6 और 8 से, यानी द्वंद्व निकालेंगे किसका? 6 और 8 का द्वंद्व। 8 छंग 48, 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 96। यानी ये जो 102 है इसमें से घटाएंगे, कितने घटाएंगे? 96। तो एक बार संशोधित हमने यहाँ पे किया था, ये इसका 0, एक बार संशोधित इसमें हो गया, ये इसका 0 और यहाँ पे घटाएंगे तो बच जाएंगे 6, यानी एक बार संशोधित और करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 13, नया भाज्य क्या मिला? 6 को यहाँ लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 64। और 64 को क्या करेंगे? संशोधित, और संशोधित करने पर 64 माइनस लास्ट संख्या हमारी क्या है? 8, यानी 8 का द्वंद्व। 8 का द्वंद्व कितना होता है? 64 बराबर 0। और लास्ट में 0 आने का मतलब क्या है? कि हमारा आंसर क्या है? सही है। और लास्ट में हमने 3 बार संशोधित किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 3 0। और लास्ट में लिख देंगे अतः 20 86 66 24 का वर्गमूल बराबर 4 5 6 और 8 होगा। 4 5 6 और 8 होगा। अगला और 5वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात व्यंजक के x² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले देखो बहुपद के शून्यकों का योग,
यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा? माइनस तो ये रहा, बी का मान क्या है? 5 बटा एक का मान क्या है? के। मिल गया -5 बटा के। और बहुपद के शून्यकों का गुणन फल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी का मान कितना है? 3 के, तो आ जाएगा 3 के बट्ठा ए का मान कितना है? के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास में आ गया बहुपद के शून्यकों का योगफल -5 बटा के और गुणनफल प्लस का 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो गुणनफल और ये जो योगफल है ये आपस में क्या है? बराबर है। अतः प्रश्नानुसार हमें क्या करना है? -5 बटा के को बराबर रखना है किसके? 3 के। आगे समझ में? अब के को एक साइड करेंगे और बाकी को दूसरी साइड करेंगे तो हो जाएगा के बराबर -5 बटा 3। आगे समझ में? जैसे मान लो के को हमने क्या किया? 3 के पास में भेज दिया तो क्या हो गया? 3 के हो गया, क्योंकि इधर भाग में तो उधर किस में गया? गुणा में। अब 3 को हमने इधर वापस भेज दिया तो ये किस में आ गया? 3 भाग में। यानी के की वैल्यू कितनी आ गई? -5 बटा 3। छठवां क्वेश्चन है दो द्विघात व्यंजकों के एलसीएम एवं HCF क्रमशः x³ - 7x + 6 एवं x - 7 है। व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमें एलसीएम दिया हुआ है LCM और दूसरा क्या दिया हुआ है? HCF, यानी ये दो चीजें हमें दे रखी है। हमें एक चीज पता है कि जो HCF होता है ये LCM में भी उपस्थित होता है। यानी यहाँ पे हमारा HCF क्या है? x - 1 है, x - 1। तो ये जो x - 1 है ये इस LCM में भी क्या है? उपस्थित है। यानी x - 1 का ये जो LCM है x³ - 7x + 6 इसमें भाग पूरा जाता है, यानी x - 1 इसमें उपस्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x - 1 का भाग देंगे इसमें, किसमें? x³ - 7x + 6 में। और इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक द्विघात बहुपद मिलेगा, द्विघात बहुपद मिलेगा। और उसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेंगे? दो अलग अलग गुणनखंड मिलेंगे और दोनों गुणनखंडों में से क्या होगा? एक एक HCF के साथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात व्यंजक ज्ञात करना। और द्विघात व्यंजक कैसे मिलेगा? जैसे x - 1 है ये तो पहले बहुपद में भी होगा और x - 1 ये दूसरे बहुपद में होगा। यानी हम जो दो व्यंजक ज्ञात करेंगे HCF तो दोनों में ही रहना है, पहले में भी रहेगा और दूसरे में भी रहेगा। अब इसको द्विघात बनाने के लिए यहाँ किसी ने किसी से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी द्विघात बनाने के लिए यहाँ पर किसी ने किसी से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम x - 1 का LCM में भाग देंगे तो हमें जो दो गुणनखंड मिलेंगे वो एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। तो इससे तो हमें पहला द्विघात व्यंजक मिल जाएगा और इससे हमें दूसरा द्विघात व्यंजक मिल जाएगा। तो देखो करते हैं। हम जानते हैं कि LCM में HCF मौजूद होता है। अतः अब यदि HCF LCM में मौजूद है तो हम x³ - 7x + 6 यानी LCM यदि भाग देते हैं HCF यानी x - 1 का तो हमें एक अन्य द्विघात बहुपद मिलेगा। तो सबसे पहले x को x³ बनाना है तो x इसकी ओर से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो ये हो जाएगा x³ और -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x इसकी ओर। इसका चिन्ह चेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा, इसका करेंगे प्लस में हो जाएगा। ये आपस में प्लस और माइनस
कैंसल, x की स्क्वायर के अंदर एक ही है x स्क्वायर और x के अंदर माइनस का 7x और प्लस का 6। अब हमें किसको गायब करना है? x स्क्वायर को, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? प्लस के x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? x, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये आपस में कैंसल, यहाँ बचेंगे माइनस के 6x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 6। अब हमें किसको गायब करना है? माइनस 6x को, यानी इसको गुणा करना पड़ेगा माइनस के 6 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा माइनस का, बच जाएगा क्या? 0। यानी जब हमने एलसीएम में एचसीएफ का भाग दिया तो हमें कौन सा द्विघात व्यंजक मिला? x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के गुणनखंड करने पर, अब यदि इसका गुणनखंड करते हैं तो x स्क्वायर हमें गुणा करे तो कितने मिलने चाहिए? 6 और जोड़े तो कितना मिलना चाहिए? 1, यानी किससे हो जाएगा? 3 और 2 से हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6। तोड़ सकते हैं इसको इसमें, क्यों? क्योंकि 3 2 कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं, यानी गुणा कर रहे हैं कितने आ रहे हैं? माइनस के 6 और जोड़ रहे हैं तो प्लस का क्या आ रहा है? x आ रहा है। यहां से क्या लेंगे? x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3, यहां से कॉमन लेंगे माइनस का 2 तो बच जाएगा x प्लस 3, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 3, ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का गुणनखंड। अब देखो हमें दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं। व्यंजक ज्ञात करने के लिए पहला व्यंजक, जो हमारा पहला व्यंजक है उसमें x माइनस 1 यानी HCF उपस्थित होगा, और दूसरा व्यंजक जो हमारा दूसरा व्यंजक है उसमें भी x माइनस 1 क्या होगा? उपस्थित होगा। अब जो ये हमारे पास में दो है, एक है x माइनस 2 और एक है x प्लस 3, ये एक बार तो हम पहले व्यंजक के साथ में ले लेंगे इनमें से कोई सा एक, और एक किसके साथ में ले लेंगे? दूसरे व्यंजक के साथ में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि x को x से गुणा करते ही द्विघात बन जाएगा और इसमें भी x को x से गुणा करते क्या बन जाएगा? द्विघात, और हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात व्यंजक। तो यहाँ से x माइनस 2 ले लेंगे यहाँ पर और एक में ले लेंगे x प्लस 3, इनको आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इनको गुणा करेंगे क्या होगा? x को x स्क्वायर और x को माइनस के 2 से माइनस 2x, माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x और माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा पहला व्यंजक। और दूसरा व्यंजक x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, फिर माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 को प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस के 3, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा हो जाएगा दूसरा व्यंजक। सातवां क्वेश्चन हमारा है निम्न समीकरणों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। पहला है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1, 2x माइनस y बराबर माइनस 3, यानी ये दो समीकरण है, इनको हल करना है किसके द्वारा? आलेखीय विधि के द्वारा। और दूसरा हमारा है मॉड्यूलस y माइनस x छोटा y बराबर है किसके? 3। तो सबसे पहले देखो इसको करते हैं। इसका हल करने के लिए हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर माइनस 1, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण हमारे पास में है 2x माइनस y बराबर माइनस का 3। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, पहले समीकरण में यदि हम इधर 3x लेते हैं तो ये 5y उधर किसमें चला जाएगा? प्लस में, तो 5y माइनस हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5y माइनस 1 बटा 3। अब हमें इस x की वैल्यू से क्या बनानी है? एक सारणी बनानी, जिसमें x और y के कितने कितने 3 मान निकालने हैं। किस किस के? x और y के। तो देखो सबसे पहले यदि हम यहाँ y का मान रखते जाएंगे तो यहाँ किसका मान निकलता जाएगा? x का। तो सबसे पहले देख लो, यदि हम यहाँ पर y का मान
क्या रखे, एक रखते हैं, तो 5 को 1 से गुणा करते हैं, कितने होते हैं 5, 5 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर माइनस का 1 रख के देख लो, ये हो जाएंगे किसके माइनस के 5, और यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो दोनों हो जाएंगे माइनस के 6, और माइनस 6 में 3 का भाग जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले y का मान क्या रख देंगे माइनस का 1, तो यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 5 और 1 माइनस का 6, और बाहर जाएगा 3 का कितनी बार माइनस के 2 बार। अब हम यहाँ रखते हैं 2, 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, और 10 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, तो y का मान रख दिया 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 तरीकी 9। अब माइनस 2 रख के देखते हैं, माइनस 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, यानी माइनस के 10 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो जाएंगे 11, मतलब नहीं बैठेगा। अब हम रखते हैं 3, 5 3 15 में से 1 जाएगा 14, नहीं बैठेगा। अब रखते हैं माइनस के 3, माइनस के 3 रखेंगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे माइनस के 15, और 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16, नहीं जाएगा। अब रखते हैं 4, 5 चौक 20, 20 में से 1 जाएगा 19, नहीं होगा। रखते हैं माइनस के 4, तो हो जाएंगे माइनस के 20, और माइनस के 20 में 1 माइनस का जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 21, 21 में भाग जाता है, कितनी बार 7 बार। आगे समझ में, तो सबसे पहले देखो y बराबर हमने क्या रखा -1 रखने पर x बराबर में क्या मिलेगा, जैसे ये है हमारे पास में 5 गुना यहाँ रख दिया हमने माइनस का 1 और -1 बट्टा 3 बराबर -6 बट्टा 3 बराबर में क्या मिल गया माइनस का 2। अब हम क्या रखेंगे y बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुना 2 -1 बट्टा 3, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बट्टा 3 बराबर 3। अब हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे -4 रखने पर, -4 रखेंगे क्या हो जाएगी 5 गुना -4 -1 बट्टा 3, यानी हो जाएगा -21 बट्टा 3, यानी माइनस का 7। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरे समीकरण में भी वही चीज करनी है, x को एक साइड रखना है और बाकी को दूसरी साइड। तो 2x बराबर किसके हो जाएगा y माइनस 3 और x बराबर आ जाएगा y माइनस 3 बट्टा 2। अब इससे हमें क्या बनानी है सारणी, जिसमें x और y की क्या निकालनी है वैल्यू, अधिकतम या न्यूनतम 3 तो निकालनी है। तो यहाँ पे हम x y के मान रखते जाएंगे। देखो y का मान क्या रखे, यहाँ पर 1 रखते, y का मान रख देते हैं 1, यहाँ प्लस का 1 है माइनस का 3 है तो माइनस का 2 बचेगा, -2 में 2 का भाग जाएंगे तो माइनस का 1। अब 1 रखने के बाद में हम रखते हैं 2 तो माइनस का 1 बचता है, रखते हैं 3 तो क्या बचता है 0, तो 3 से क्या आ जाएगा 0। अब माइनस में आ जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं माइनस का 1 तो हो जाएंगे 3 और -1 यानी -4, और -4 में भाग जाएगा 2 का, यानी माइनस का 2। तो सबसे पहले क्या रखा y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा -2/2 बराबर माइनस का 1। अब y बराबर हम क्या रखते हैं 3 रखने पर, y का मान 3 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 - 3 बट्टा 2 यानी 0। अब y बराबर क्या रखते हैं -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1 - 3 बट्टा 2 यानी -4 बट्टा 2 यानी माइनस का 2। तो ये हमारी मिल गई दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी। अब दोनों सारणियों को देखते हुए हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको पता है 2 पैमाने होते हैं और 2 एक्स होते हैं, एक मूल बिंदु होता है, यानी जितनी चीजें आपको पता है सारी की सारी चीजें ग्राफ में दर्शानी होती है। पैमाना सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पैमाना, पैमाने को लिखते हुए भी ध्यान में रखना होता है कि जो ये हमारे मान है ये 6 7 तक ही पहुंचे हैं तो हम 1 वर्ग इकाई यानी एक जो बड़ा खाना होता है ग्राफ का 1 वर्ग इकाई उसके बराबर क्या ले सकते हैं 1 इकाई ले सकते हैं। और यदि ये मान 7 8 से ऊपर चले जाए यानी 10 11 12 तक चले जाए तो 2 बड़े खाने यानी 1 वर्ग इकाई बराबर 2 इकाई लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं x x और y x सेम ही ले सकते हैं दोनों के लिए x x और y x।
दोनों के लिए पैमाना सेम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक बड़ा खाना बराबर एक वर्ग इकाई। आगे समझ में? एक बड़ा खाना बराबर एक वर्ग इकाई। एक्स एक्स के लिए भी यही है और वाई एक्स के लिए भी यही है। ये हमारा कौन सा एक्स है? वाई एक्स। और ये हमारा कौन सा एक्स है? एक्स एक्स। वाई एक्स में ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस। ये हमारा मूल बिंदु है ओ, यानी 0 0। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ पे 6 हो जाएंगे। नीचे किस में आएंगे? माइनस में, यानी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 और माइनस के 7। और इस तरफ भी किसके आ जाएंगे? माइनस के, यानी माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस के 6 और माइनस के 7। इस तरफ किसके आ जाएंगे? प्लस के 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा हो गया ग्राफ। अब जो ये दो सारणियां होती है, ये दोनों सारणियां हम क्या करेंगे? समीकरण से एक ग्राफ में बनाएंगे। इधर पहला समीकरण लिखेंगे। क्या है पहला समीकरण? 3x माइनस 5y बराबर -1। 3x माइनस 5y बराबर -1। और इससे हमें सारणी कौन सी मिली है? इससे हमें जो सारणी मिली है उसका मान लिखेंगे। -2 3 -7, -2 3 -7 और y की वैल्यू -1 2 -4, -1 2 -4। दूसरी साइड बना लेंगे दूसरी सारणी। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस y बराबर -3, 2x माइनस y बराबर -3। इससे बन जाएगी दूसरी सारणी x और y के लिए। तो ये मिल जाएगा हमें -1 0 -2, -1 0 -2। तो दूसरे में 1 3 और -1, 1 3 और -1। तो ये हमारी होगी दोनों सारणियां। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर कि जो ये सारणियां है इनके द्वारा हमें मान इस ग्राफ में दर्शाने हैं। पहले में क्या है? x का मान -2 होगा तो y का मान क्या होगा? -1। यानी x का मान तो है -2 और y का मान है -1। मतलब ये पैमाना कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। इसे बिंदु A से दर्शा देंगे, -2 और -1। दूसरा है 3 और 2, ये 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। बिंदु B 3 और 2। अगला है हमारा -7 और -4, ये -7 और यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा -4। बिंदु C -7 और -4। अब A B और C तीनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। एक स्केल की सहायता से सीधी रेखा से मिला देंगे। अब दूसरी सारणी में चलते हैं। इस रेखा का नाम आप लिख सकते हो। क्या रेखा का नाम है? 3x माइनस 5y बराबर -1। दूसरी क्या है? -1 1, यानी माइनस का 1 और प्लस का 1, यानी यहां पर आएगा बिंदु D -1 1। फिर हो गया 0 और 3, ये 0 है और ये क्या है इसका? 3। बिंदु E 0 और 3 और उससे अगला है -2 -1, माइनस का 2 और माइनस का 1, यानी ये बिंदु सेम मिल गया। इसको भी एक सीधी रेखा के द्वारा क्या करना होता है? मिलाना होता है। तो हमें देखो x और y की वैल्यू मिल गई। यहां से हमें x का मान कितना मिला? x बराबर हमें मिला -2 और y बराबर हमें मिला -1, यानी x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई -1। अब x और y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन x और y की वैल्यू से हमें ये निकालना है, यदि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अतः x बराबर क्या मिलेगा? -2 और y बराबर मिलेगा -1। ये तो हमारा हो जाएगा ग्राफ का हल। अब क्या करेंगे? समीकरण में x और y के मान रखने पर, समीकरण में x व y के मान रखने पर, यदि हम x और y के मान रखते हैं, समीकरण कौन सा है हमारा? x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर a। तो
तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x का मान माइनस का 2 प्लस y का मान है माइनस का 1 और इस पूरे का ही क्या है, होल स्क्वायर बराबर किसका मान है, a का। तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -2 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अतः हमें a का मान क्या मिल जाएगा, 9। अब सातवें का दूसरा ही है, y माइनस एक्स मॉड्यूलस छोटा व बराबर है 3 के। इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है, y माइनस एक्स मॉड्यूलस छोटा और बराबर है किसके, 3 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस हटाएंगे। तो मॉड्यूलस हटाने पर, मॉड्यूलस को हटाना आसान ही है, ये नहीं कि कठिन है। देखो जैसे ये y माइनस एक्स छोटा व बराबर 3 के, इसको तो है जैसे जैसे लिखते हैं। अब जैसा चिन्ह यहाँ पर है वैसा ही चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3। आगे समझ में। अब इससे शुद्ध समीकरण बनाने पर, अब जो ये में लाइन दी गई है इससे हम क्या बनेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण हमारा हो जाएगा, ये जो y लिखा हुआ है इससे आगे आगे, यानी y माइनस एक्स छोटा व बराबर है 3 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण जो ये हमारा x है इससे पीछे पीछे का होगा। तो सबसे पहले ये y माइनस एक्स ही है, y माइनस एक्स। अब देखो y माइनस एक्स की तरफ ये मुंह कौन सा है, बड़ा वाला है, तो इसकी तरफ कौन सा मुंह रखेंगे, बड़ा वाला, और सामने आ जाएगा माइनस का 3। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन जो 3x माइनस 5 बराबर -1 और 2x माइनस y बराबर -3 था, सेम वही टाइप का क्वेश्चन बन गया। 2 समीकरण मिल गए, दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो देखो पहले समीकरण से, यानी समीकरण 1 से, यदि समीकरण 1 को हल करते हैं तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, 3 प्लस x, यानी हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस x। और इससे हम क्या बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं x और y के लिए। कितने कितने मान निकाल लेते हैं, 3। देखो x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या मिल जाएगा, सीधी सी चीज है, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 3। तो x का मान 0, y का मान मिल गया 3, ये हो गया 3। अब x बराबर 1 रखने पर, यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा, 3 और 1 4, यानी x का मान 1, y का मान 4। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर, यदि x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 और 2 कितने हो जाएगा, 5। ये हो गई पहली सारणी। अब हम बना लेते हैं इसी से कौन सी, दूसरी सारणी, यानी समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण क्या है, y माइनस एक्स बराबर माइनस का 3। इससे बनाते हैं सारणी, x और y के लिए 3 मान निकालते हैं। सबसे पहले देखो उधर भेजते हैं दूसरी साइड इसको, यानी y बराबर हो जाएगा x माइनस 3। तो देखो x बराबर 0 रखने पर, यदि x की वैल्यू क्या रखे, 0, तो y बराबर में क्या मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा 0 माइनस 3, यानी माइनस का 3। अब x बराबर 1 रखने पर, यदि x की वैल्यू 1 रखे तो 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2। अब x बराबर 2 रखने पर, यदि x का मान क्या रखे, 2, तो y बराबर क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, यानी रखे क्या 0 1 2 और मिले क्या -3 -2 और माइनस का 1। ये हमारे हो गए 2 सारणी। अब सेम ही चीज है, पैमाना लिखना है, x x y x बनाने हैं, मूल बिंदु दर्शाना है और दोनों सारणियों से 2 रेखाएं दर्शानी है। तो सबसे पहले देखो ये हो जाएगा हमारा y x, हो जाएगा y x। दूसरी साइड ये हमारा हो जाएगा x x, ये हो जाएगा x x। पहली सारणी हमारी है, यहां दर्शा देंगे x और y के लिए। दूसरी सारणी यहां दर्शा देंगे x और
y के लिए। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 3, y माइनस एक्स बराबर 3, यहाँ पे बराबर लिख दो, और y माइनस एक्स बराबर -3। पहली सारणी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। दूसरी में 0 1 2 -3 -2 -1, 0 1 2 -3 -2 और माइनस का 1। इनसे हम क्या बनाएंगे? सारणी। उससे पहले देखो पैमाना लिख लेते हैं। पैमाना इसमें भी छोटी संख्याएं हैं, तो x x और y x दोनों के लिए सेम ही होगा। एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ग इकाई। मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक होंगे 0 और 0, यहाँ दर्शा देते हैं 1 2 3 4 और 5। ये सारे के सारे किसमें होंगे? माइनस। इधर 1 2 3 4 और 5 प्लस में। ऊपर किसमें होंगे? प्लस में 1 2 3 4 और 5। नीचे वापस किसमें हो जाएंगे? माइनस में, -2 -3 -4 और -5। अब देखो पहली सारणी के 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, यानी बिंदु A 0 और 3। फिर 1 और 4, यानी 1 और 4, बिंदु B 1 और 4। फिर 2 और 5, 2 के साथ में क्या है? 5, बिंदु C 2 और 5। अब इनको एक लाइन से क्या कर देंगे? सीधी लाइन से मिला। आगे समझ में? अब दूसरी रेखा लिखते हैं। इस रेखा का नाम लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 3। दूसरी में 0 -3, 0 और माइनस का 3, बिंदु D 0 -3। फिर 1 -2, 1 और माइनस के 2, बिंदु E 1 और माइनस के 2, और बिंदु अब हो जाएगा 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1, बिंदु F 2 और माइनस का 1। इसको भी एक सीधी रेखा से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये हमारी वो हो जाएगी रेखा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है? हल क्षेत्र और दर्शाना। हल क्षेत्र दर्शाने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x व y का मान 0 रखने पर, यानी x और y दोनों की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है? ये। तो y की जगह भी 0 रख दिया, माइनस x की जगह भी 0 रख दिया, छोटा व बराबर, और आगे आ गया 3, यानी 0 छोटा होता है 3 से। क्या ये सही है कि 0 3 से छोटा होता है? हाँ सही है। यह कथन सही है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। आगे समझ में? मूल बिंदु की ओर होगा और साथ साथ में रेखा सहित होगा। रेखा सहित होगा। अब ये रेखा सहित क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है? बराबर का है, यानी ये जो ये हमारी रेखा है इस रेखा के सहित मूल बिंदु की तरफ है। यदि ये बराबर का चिन्ह नहीं होता, जैसे यहाँ पे जो समीकरण यही होता कि x y माइनस x छोटा है 3 से, तब हम क्या लिखते? केवल इतना ही लिखते कि ये कथन सही है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। लेकिन ये बराबर का चिन्ह साथ में, इसका मतलब हमें और क्या लिखना पड़ेगा कि रेखा सहित होगा। तो इसका हल क्षेत्र पहले जो रेखा थी हमारी y माइनस एक्स बराबर 3, इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा? मूल बिंदु की ओर होगा और रेखा सहित होगा। तो यहाँ हम इसका क्या दर्शा देंगे? हल क्षेत्र दर्शा देंगे रेखा मूल बिंदु की ओर, और रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु भी इसका क्या होगा? हल क्षेत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह साथ में है। अब हम समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में x y की वैल्यू 0 रखने पर सेम ही चीज आएगी, 0 ही आएगा, और बड़ा हो जाएगा किससे? माइनस के 3 से। ये भी क्या है? सही है कि माइनस के अंश से तो 0 हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है।
अतः यहाँ पर भी वापस यही लाइन लिखेंगे कि ये कथन सही है। अतः इसका हल क्षेत्र रेखा सहित किस ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। वापस रिपीट कर देनी है यहाँ पर भी क्या, यही लाइन। और इसका हल क्षेत्र रेखा 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर y माइनस एक्स बराबर माइनस का 3। इसका हल क्षेत्र भी किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ ही होगा। आगे समझ में। तो ये हो गए हमारे चौथे जो टेस्ट था उसके साथ क्वेश्चन।